हेलो एवरीवन। बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में पटना के इम्तिहान पब्लिकेशन के बीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट के सेट 8 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा योगदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा का सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? HVR अयंगर को नियुक्त किया गया था। राइट ऑप्शन सी है। LN मुखर्जी जो थे संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। BN राव मुख्य संवैधानिक सलाहकार थे और बसंत कृष्ण वैद्य इन्होंने हिंदी संविधान के हिंदी संस्करण की कॉलीग्राफी किया था, यानी अपने हाथों से लिखा था। इंग्लिश की कॉलीग्राफी किसने किया था? संविधान के प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था, यानी संविधान के इंग्लिश वर्जन को हाथ से प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था और हिंदी संस्करण को बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार में वित्त विभाग निम्न में से किसके पास था? लियाकत अली खां के पास था। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक में किसके प्रस्ताव पर सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? JB कृपलानी को चुना गया था। राइट ऑप्शन सी है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की बैठक में JB कृपलानी ने फ्रांस की प्रथा का अनुसरण करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा डॉक्टर SC मुखर्जी एवं BT कृष्णमाचारी 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, किनका कथन है संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका? तो ये कथन है डॉक्टर सुभाष कश्यप का। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, संसद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का निर्माण करती है? तो अनुच्छेद 3 के तहत करती है। राइट ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्यों के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार संसद को है, जबकि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत वैसी परिस्थितियों की परिकल्पना की गई है जब किसी वैदेशिक या बाहरी क्षेत्र का विलयन भारत संघ में होगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद ने किस वर्ष जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके प्रवासी भारतीयों को संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान किया? 2006 में किया। राइट ऑप्शन डी है। भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन तथा उसके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2000 में डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ देशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने की सिफारिश की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होने वाला मूल अधिकार है? तो अनुच्छेद 14 है। राइट ऑप्शन ए है। अनुच्छेद 14 में विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का वर्णन किया गया है। यह भारतीय और विदेशी नागरिक यानी शत्रु देश के लोगों को छोड़कर दोनों को समान रूप से प्राप्त है। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रकटीकरण करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 38 करता है। राइट ऑप्शन सी है। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता को दूर करने का निर्देश राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया नहीं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये गलत है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, ये सही है। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ये सही है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4A में किया गया है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ए वाला। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया है?
तो वो है 17वें संविधान संशोधन द्वारा, राइट ऑप्शन बी है। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो शामिल है वो हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है? तो दिल्ली और पुदुचेरी का है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों से संबंधित लेम डक का अर्थ क्या है? तो लोकसभा के वर्तमान सदस्य जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, ये सही है। लोकसभा के सबसे अच्छे सांसदों का ग्रुप नहीं, लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों का अवहेलना करने वाले सदस्य नहीं, लोकसभा के वर्तमान सदस्य जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं, ये भी नहीं। वैसे सदस्य जो निर्वाचित नहीं हुए हैं, लोकसभा के वर्तमान सदस्य वैसे सदस्य जो निर्वाचित नहीं हुए हैं, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कांग्रेस से निम्न में से कौन सा शामिल था? तो के.एम. मुंशी एम, टी.टी. कृष्णमाचारी शामिल थे, राइट ऑप्शन सी है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इसके अन्य 7 सदस्य जो थे वो हैं एन. गोपाल स्वामी अयंगर, मद्रास से निर्वाचित हुए थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मद्रास से निर्दलीय निर्वाचित सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्लाह, असम से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य थे। के.एम. मुंशी, मुंबई से निर्वाचित थे। एन. माधवराव, इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, ये निर्दलीय सदस्य थे। टी.टी. कृष्णमाचारी, इन्होंने सन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली निर्दलीय सदस्य के रूप में। प्रारूप समिति के सदस्यों में केवल 2 सदस्य के.एम. मुंशी तथा टी.टी. कृष्णमाचारी कांग्रेस के सदस्य थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वीटो अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो आत्यंतिक वीटो, निलंबकारी वीटो और जेबी वीटो, राइट ऑप्शन डी होगा। आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने हाल ही में मिल्की वे आकाशगंगा में सौर मंडल के निकटतम अब तक ज्ञात सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, जिसे नाम दिया गया है द यूनिकॉर्न नाम दिया गया है, राइट ऑप्शन बी है। खगोल वैज्ञानिकों ने हाल ही में मिल्की वे आकाशगंगा में सौर मंडल के निकटतम अब तक ज्ञात सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, जिसे द यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 3 गुना है। नेक्स्ट, कारोबारी सुगमता 2.0 MG1 की सुगमता निर्भर है, किस पे निर्भर है? विश्वास आधारित शासन पर निर्भर है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ जल पर रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की है? नीदरलैंड के साथ किया है, राइट ऑप्शन ए है। भारत और नीदरलैंड के प्रधानमंत्रियों द्वारा एक आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान जल संबंधी क्षेत्रों में भारत नीदरलैंड सहयोग को मजबूत बनाने के लिए जल पर रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की गई है। नीदरलैंड यूरोपीय संघ के देशों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन तैमान किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज और बचाव के लिए चलाया गया? इंडोनेशिया के लिए चलाया गया, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, ई संता क्या है? ई संता एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है जो जलीय कृषि करने वाले किसानों और निर्यातकों को आपस में जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है, राइट ऑप्शन ए है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने वर्चुअल प्रारूप में ई संता जलीय कृषि में नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर से जुड़े कृषकों के व्यापार में वृद्धि हेतु इलेक्ट्रॉनिक समाधान का उद्घाटन किया। ई संता एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है जो जलीय कृषि करने वाले किसानों और निर्यातकों को आपस में जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की एक विस्तारित शाखा है। नेक्स्ट, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड ने किसके साथ मिलकर भारत में जनजातीय परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक परियोजना को प्रारंभ किया है? तो लिंक फंड, राइट ऑप्शन बी है। भारतीय जनजातीय सरकारी विपणन विकास महासंघ ने लिंक फंड के साथ मिलकर भारत में जनजातीय परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक परियोजना को प्रारंभ किया है। इन दोनों एजेंसियों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।
नेक्स्ट, अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? A76 नाम दिया गया है, राइट ऑप्शन बी है। अंटार्कटिका में विश्व के सबसे बड़े हिमखंड का विखंडन हुआ। वैज्ञानिकों ने इस हिमखंड का नाम A76 रखा है। यह आकार में लगभग 170 किलोमीटर लंबा एवं 25 किलोमीटर चौड़ा है। यह हिमखंड अंटार्कटिका में रॉन आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से पृथक हुआ तथा अब बेडेल सागर में तैर रहा है। नेक्स्ट, WHO ने किस देश के साथ रोगजनक भंडारण साझाकरण और विश्लेषण के उद्देश्य से बायो हब सुविधा शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो स्विट्जरलैंड के साथ किया है, राइट ऑप्शन सी है। WHO और स्विट्जरलैंड ने बायो हब सुविधा आरंभ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके द्वारा प्रयोगशालाओं और भागीदारों के मध्य रोगजनकों को तीव्रता से साझा किया जा सकेगा। इससे इनके सुरक्षित भंडारण, बेहतर विश्लेषण, अनुक्रमण और उनके विरुद्ध तैयारी में सहायता प्राप्त होगी। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 16वीं बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित की गई? ताजिकिस्तान में आयोजित की गई, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, अपने सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन बना है? उत्तराखंड बना है, राइट ऑप्शन बी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अर्थात उत्तराखंड अब GDP की तर्ज पर GEP की गणना करेगा। इसके तहत राज्य महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों जैसे वायु, जल, वन और मृदा को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया जाएगा। इन प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा उत्तराखंड के GEP को निर्धारित करेगी। नेक्स्ट, ITAT-E द्वार पोर्टल निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तब विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। यह विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया आयकर अपीलीय अधिकरण संचालित एक फाइलिंग पोर्टल है। यह देश के डिजिटल रूपांतरण को प्रतिबिंबित करता है। इसका उद्देश्य ITAT की दैनिक कार्य प्रणाली में पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि करना है। इससे कागज के उपयोग में कमी होगी, लागत न्यून होगी और मामलों के निर्धारण के युक्तिकरण के परिणाम स्वरूप मामलों के त्वरित निपटान को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? पीरामल फाउंडेशन, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा किया गया है, राइट ऑप्शन डी है। 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन द्वारा की गई। इस अभियान का उद्देश्य जिला प्रशासन को कोविड-19 रोगियों को घरेलू देखभाल सहायता प्रदान करने में सहायता करना, जो बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले थे। नेक्स्ट, IT आर्ट ऐप निम्न में से किस वैश्विक संस्था ने लॉन्च की है? इंटरपोल ने लॉन्च किया है, राइट ऑप्शन सी है। किस लिए लॉन्च किया गया है? यह चुराई गई सांस्कृतिक संपत्तियों की पहचान करने, अवैध तस्करी को कम करने और कलाकृतियों को पुनर्प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट, भारत के किस बंदरगाह पर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता, राइट ऑप्शन बी है। कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रणाली का शुभारंभ किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश का एकमात्र नदी बंदरगाह है। इसे लंबी दूरी की समुद्री संचार प्रदान करने के लिए एक आवश्यक समाधान के रूप में प्रारंभ किया गया है। इस प्रणाली को पहली बार किसी प्रमुख भारतीय बंदरगाह पर समुद्री संचार माध्यम के रूप में शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट, PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्न में से किसे हराकर कांस्य पदक जीता? तो हे बिंग जियाओ चीन के, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में पदक तालिकाओं में शीर्ष स्थान निम्न में से किस देश ने हासिल किया? तो चीन ने हासिल किया, राइट ऑप्शन बी है। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 पदक तालिका में चीन ने कुल 207 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसमें 96 स्वर्ण पदक, 60 रजत एवं 51 यानी 51 कांस्य पदक शामिल था। 124 पदक के साथ ग्रेट ब्रिटेन ने दूसरा स्थान हासिल किया। भारत कुल 19 पदक के साथ 24वें स्थान पर रहा, जिनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत एवं 6 कांस्य पदक शामिल था। नेक्स्ट,
सुशासन सूचकांक 2021 जीजीआई भारत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया था, ये गलत है। इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया। यह सूचकांक 25 दिसंबर 2021 को जारी किया गया, ये सही है। इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया था, ये भी सही है। यह सूचकांक न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर केंद्रित है, ये सही है। गलत कौन सा है? गलत ए वाला गलत है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ओडिशा बना है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्न में से किस देश की नौसेना के साथ पहला नौसैन्य अभ्यास किया? तो अल्जीरिया के साथ किया, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने नए सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया? 6 जुलाई 2021 को किया, राइट ऑप्शन डी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसका प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट, ट्राइफेड ने निम्न में से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वन धन उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए एक समझौता किया है? तो बिग बास्केट के साथ किया है, राइट ऑप्शन सी है। सितंबर 2021 में ट्राइफेड ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिग बास्केट के साथ वन धन उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए एक समझौता किया है। नेक्स्ट, 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को किया गया है, राइट ऑप्शन डी है। वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। अब्दुल रज़ाक को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण को लेकर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, राइट ऑप्शन बी है। यूएनडीपी द्वारा 1990 से मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। भारत की पहली बार मानव विकास सूचकांक 2002 में जारी की गई। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, निम्न में से फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है? तो मुद्रास्फीति व बेरोजगारी से है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, ब्रेंट सूचकांक का संबंध है तांबा के वायदा कीमतों से नहीं, सोना के वायदा कीमतों से नहीं, हीरा के वायदा कीमतों से नहीं, चांदी के वायदा कीमतों से नहीं, इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। तो ये है क्या? ब्रेंट सूचकांक का संबंध जो है वो रिफाइंड पेट्रोलियम पदार्थ के मासिक मूल्य से है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में विश्व का सर्वाधिक चीनी उत्पादन होता है, ये सही है। भारत में चीनी का मूल्य सैप केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। एस्टेट एडवाइस प्राइस, सैप का मतलब एस्टेट एडवाइस प्राइस, केंद्र सरकार किसे जारी करेगा? एस्टेट के द्वारा जारी किया जाता है ये, सो ये गलत है। भारत में धान की फसल सर्वाधिक उगाई जाती है, ये सही है। HYV कार्यक्रम 1966 से 67 से चलाया गया, ये भी सही है। सो इसमें से कौन सा गलत है? बी गलत है। नेक्स्ट, तेंदुलकर समिति के द्वारा वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी की मात्रा कितनी आकलित की गई है? तो ये 21.9% आकलित की गई है, राइट ऑप्शन ए है। तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 में भारत में 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे। तेंदुलकर समिति रिपोर्ट में शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवारों के संदर्भ में गरीबी रेखा को 1000 रुपये और ग्रामीण परिवारों को 816 रुपये निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है? तो ये भूमि विकास बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है, राइट ऑप्शन डी है। इसकी परिपक्वता अवधि मूलतः 364 दिन होती है। इसे भारत सरकार के नाम पर RBI द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को तरलता के घटते क्रम में सजाइए। तो सबसे ज़्यादा तरल होता है करेंसी, उसके बाद में बैंकों के पास मांग जमा, उसके बाद में बैंकों के पास बचत जमा, उसके बाद में बैंकों के पास अवधि जमा, यानी BDAC, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में GNP कैसे प्राप्त किया जाता है? तो GDP में विदेशी आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है?
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी जारी किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये भी जारी किया जाता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNCTAD के द्वारा, UNCTAD, UNCTAD के द्वारा जारी किया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, नागालैंड से अफस्पा को हटाने के लिए हाल ही में एक पैनल का गठन किया गया। इस पैनल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विवेक जोशी को बनाया गया है। राइट ऑप्शन बी है। केंद्र सरकार ने नागालैंड के से अफस्पा को हटाने के लिए 26 दिसंबर 2021 को विवेक जोशी महापंजीयक और जनगणना आयुक्त की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी के संबंध में राज्यों को घटते क्रम में सजाएं। तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक का, उसके बाद में तेलंगाना का, देन केरल, देन मणिपुर। राइट ऑप्शन ए है। कर्नाटक का सेवा क्षेत्र में 66.19% योगदान है। उसके बाद तेलंगाना का 65.19% है, केरल का 63.73%, मणिपुर का 62.64%। सर्वाधिक योगदान चंडीगढ़ का है 88.29%, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का 85.16%, अंडमान एंड निकोबार का 68.12%। यानी कर्नाटक के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का 66.19% योगदान है, तेलंगाना के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का 65.19% योगदान है, केरल के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का 63.73% योगदान है और मणिपुर के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का 62.64% योगदान है। नेक्स्ट, कर्नाट वंश के संस्थापक एवं अंतिम शासक के युग्म की निम्नलिखित में से पहचान करें। नानदेव एवं हरि सिंह। संस्थापक नानदेव एवं अंतिम शासक नरसिंह देव थे। राइट ऑप्शन ए है। कर्नाट वंश की स्थापना नानदेव ने 1097 में मिथिला में की थी। नानदेव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। गयासुद्दीन तुगलक के बिहार अभियान के दौरान हरि सिंह पराजित होकर नेपाल चला गया। तिब्बती बौद्ध यात्री धर्मा स्वामी के अनुसार इस वंश के शासक राम सिंह के काल में तुगरिल तुगन ने असफल सैन्य अभियान किया था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? अजातशत्रु ने कराया था। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन कितनी समितियों द्वारा संचालित किया जाता था? तो 6 समितियों के द्वारा संचालित किया जाता था। राइट ऑप्शन ए है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। उसकी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पोलिब्रोथा कहा है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट, मौर्यकालीन बराबर की गुफाओं की अवस्थिति वर्तमान में किस जिले में है? तो जहानाबाद जिले में है। राइट ऑप्शन डी है। मौर्यकालीन बराबर एवं नागार्जुन की गुफाएं वर्तमान में जहानाबाद जिले में हैं। सम्राट अशोक एवं उनके पौत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण कराया था। इन गुफाओं में अशोक के शिलालेख भी मिलते हैं। सर्वप्रथम अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए यहाँ गुफा निर्माण कराया। बराबर में लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा है। वहीं नागार्जुन पहाड़ी पर गोपिका गुफा, बापियाका गुफा, वेदाथिक गुफा का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, विद्यापति किस शासक के दरबार में कवि थे? तो महाराजा शिव सिंह के दरबार में कवि थे। राइट ऑप्शन ए है। शिव सिंह का संबंध तिरहुत के बैनवार वंश से था। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो दरिया खां नुहानी को नियुक्त किया था। राइट ऑप्शन बी है। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। इसकी जानकारी सिकंदर लोदी के बिहार अभिलेख से मिलती है। दरिया खां नुहानी के बाद उसका पुत्र बहार खां नुहानी बिहार का प्रशासक बना था। नेक्स्ट, पटना में 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया? विलियम टेलर ने दबाया। राइट ऑप्शन डी है। 3 जुलाई 1857 को पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का दमन पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने कठोरता से किया। 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर एवं दानापुर सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ। दानापुर के विद्रोही सैनिक जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिले और उन्हें अपना नेतृत्व सौंपा। 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने पटना
यानी कंपनी की सरकार ने पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिले में मार्शल लॉ लगा दिया था। नेक्स्ट, 1909 में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? दरभंगा में हुई थी, राइट ऑप्शन सी है। इस संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। प्रथम बैठक की अध्यक्षता अशफाक खां ने की थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषक अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1918 में पारित किया था, राइट ऑप्शन सी है। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह का भारत में प्रथम प्रयोग किया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी का यह प्रयोग सफल रहा। नील किसानों की दुर्दशा की जांच के लिए एक 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन FG सलाई की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति में गांधी जी भी सदस्य थे। ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषक अधिनियम को वर्ष 1918 में पारित किया। इसके साथ ही 3 कटिया प्रथा की समाप्ति हुई। नेक्स्ट, यूरोपीय भाषाओं संस्कृत और ईरानी भाषा में समानता के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? विलियम जोन्स ने किया था, राइट ऑप्शन बी है। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स नामक अधिकारी ने की थी। उन्होंने 1789 में कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएँ संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत ही मिलती जुलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रचनाओं और उसके लेखक के जोड़े में से कौन सुमेलित नहीं है? विक्रमांक देव चरित्र बिल्हण ने लिखा, ये सही है। मूषिक वंश अतुल ने लिखा, ये भी सही है। राजा तरंगड़ी कल्हण ने लिखा, ये भी सही है। रामचरित्र संध्याकर नंदी ने लिखा, ये भी सही है, इसके रचनाकार हैं। सो उपरोक्त सभी मैच कर रहे हैं करेक्टली, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। मूषिक वंश की रचना 11वीं सदी में अतुल ने की। इसमें मूषिक वंश का वृत्तांत है जिसका शासन उत्तरी केरल में था। राजा तरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। 12वीं सदी में संध्याकर नंदी ने रामचरित्र की रचना की। इसमें कैवर्त किसानों और पाल शासक रामपाल के संघर्ष का वर्णन है। विक्रमांक देव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रमों का वृत्तांत है। नेक्स्ट, हड़प्पाई लोग कृषि में प्रयोग करते थे लकड़ी के हल का, राइट ऑप्शन ए है। कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था में जो कुंड यानी हल रेखा देखे गए हैं उनसे पता चलता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल जोते जाते थे। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल में लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। गेहूं और जौ की 2-2 किस्में उगाई जाती थी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? पुरोहित होता था, राइट ऑप्शन डी है। ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। पुरोहित राजा को कर्तव्य का उपदेश देते थे और उसका गुणगान करते थे। पुरोहित के बाद सेनानी का स्थान था। सेनानी भाला, कुठार, तलवार आदि शस्त्र चलाना जानता था। चारागाह के अधिकारी को वाज्रपति और परिवार के प्रधान को कुलप कहा जाता था। नेक्स्ट, बौद्ध एवं जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? सरल, शुद्ध एवं संयमित जीवन के पक्षधर था ये दोनों धर्म, सही है। जीवन में उत्कृष्ट वस्तुओं के उपभोग पर रोक थी, ये भी सही है। दाताओं से जीवन रक्षा के बराबर ही ग्रहण करने की सीख दी जाती थी, ये भी सही है। गंगा घाटी में नव विकसित भौतिक सुविधाओं का समर्थन था, नहीं, ये नहीं था। गंगा घाटी के नए जीवन में विकसित भौतिक सुख सुविधाओं का बौद्ध एवं जैन धर्म ने विरोध किया। दोनों धर्म में भिक्षुओं को सोना एवं चांदी छूना मना था। नेक्स्ट, किस वंश के शासनकाल में शूद्रों एवं स्त्रियों को रामायण, महाभारत एवं पुराण को सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो गुप्त वंश के शासकों को हुआ, राइट ऑप्शन सी है। गुप्त वंश के काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। उन्हें रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया। वे अब कृष्ण नामक एक नए देवता की पूजा कर सकते थे। शूद्र अब कुछ गृह संस्कारों और अनुष्ठानों का भी अधिकार मिला शूद्रों को। इस काल में महिलाओं को भी रामायण, महाभारत एवं पुराण सुनने और कृष्ण पूजन के लिए विहित किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक के काल में श्रीलंका के राजमुकुट व राजचिन्ह पर कब्जा कर लिया गया? तो राजेंद्र प्रथम के काल में कर लिया गया, राइट ऑप्शन डी है। चोल वंश में राजराज प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम सबसे महान शासक हुए। राजराज ने दक्षिण पूर्व एशिया से होने वाले व्यापार पर नियंत्रण के लिए श्रीलंका पर आक्रमण कर उसके उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के विजय का कार्य पूर्ण किया। इसके साथ ही श्रीलंका के राजा रानी के मुकुट और राज चिन्ह पर कब्जा कर लिया गया। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। कलिंग के रास्ते बंगाल अभियान की सफलता के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल यानी गंगा का विजेता की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, किस चौहान शासक ने अजमेर को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? विग्रहराज ने, राइट ऑप्शन ए है। चौहान वंश के महान शासक विग्रहराज ने चित्तौड़ पर कब्जा किया।
उसने अजमेर यानी अजय मेरू को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय और अन्ना सागर झील का निर्माण भी कराया। नेक्स्ट, बलबन ने रक्त और लौह की नीति किसके खिलाफ अपनाई थी? तो दिल्ली की सीमा तक लूटपाट करने वालों के खिलाफ। राइट ऑप्शन ए है। और इसको थोड़ा समझते हैं। बलबन के समय दिल्ली के निकट रहने वाले मेवातियों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि वे दिल्ली शहर की सीमा तक लोगों को लूटने लगे थे। इन तत्वों से निपटने के लिए बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। लुटेरों को निर्ममतापूर्वक पकड़ पकड़ कर मारा गया। दिल्ली के आसपास के जंगल काट डाले गए और वहां अनेक फौजी थाने कायम किए गए। नेक्स्ट, किस मध्यकालीन शासक के लिए कहा गया है कि जहांपनाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है? नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कहा गया है। राइट ऑप्शन डी है। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सुल्तान एवं कुलीने को मध्य एक बार फिर शक्ति संघर्ष प्रारंभ हुआ। फिरोज शाह के पुत्र सुल्तान मोहम्मद ने स्थिति को संभालने का असफल प्रयास किया। उसके उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद के काल में स्थितियां और विपरीत हो गई और सूबों के सूबेदार स्वतंत्र हो गए। सुल्तान दिल्ली के आसपास एक छोटे से इलाके का स्वामी होकर रह गया। एक मसखरे ने नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कहा भी था कि जहांपनाह दिल्ली के सुल्तानों की जो पदवी थी, यानी जहांपनाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध से पूर्व बाबर ने स्वयं को पक्का मुसलमान दिखाने के लिए शराब की खरीद बिक्री प्रतिबंधित की? तो खानवा के युद्ध से पूर्व। राइट ऑप्शन डी है। खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा संगा के मध्य 1527 में हुआ। इस युद्ध में राणा संगा को इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी, मेवात के शासक हसन शाह मेवाती और लगभग सभी राजपूत शासकों का समर्थन प्राप्त था। अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बाबर ने राणा संगा के खिलाफ युद्ध को जिहाद करार दिया। स्वयं को पक्का मुसलमान दिखाने के लिए शराब की बोतलों और घड़ों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके अलावा बाबर ने अपनी सल्तनत में शराब की खरीद बिक्री प्रतिबंधित कर दी और मुसलमानों पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के काल में दरबार में यूरोपीय चित्रकला का चलन शुरू किया गया? अकबर के शासनकाल में किया गया। राइट ऑप्शन बी है। अकबर के शासनकाल में दरबार में पुर्तगाली पादरियों ने यूरोपीय चित्रकला का चलन शुरू किया। इसके प्रभाववश खामोशी के साथ अग्र संक्षेपण का सिद्धांत अपना लिया गया, जिसके पास दूर के व्यक्तियों और वस्तुओं को एक परिप्रेक्ष्य में रखा जा सकता था। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में शीर्ष पर पहुंची तथा शिकार, युद्ध और दरबार के चित्र बनाने में विशेष प्रगति हुई। इस क्षेत्र में मंसूर का नाम प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपचारिक रूप से भारत में अपना व्यापार किस वर्ष से प्रारंभ किया? तो 1613 से शुरू किया। राइट ऑप्शन डी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को एक रॉयल चार्टर के द्वारा की गई। इस कंपनी को पूरब के साथ व्यापार का एकाधिकार दे दिया गया। कंपनी ने औपचारिक रूप से भारत में अपना व्यापार 1613 ईस्वी में प्रारंभ किया। मुगल बादशाह जहांगीर ने फरमान जारी कर कंपनी को भारत में अपनी फैक्ट्रियां बनाने की अनुमति दी। कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 में खोली। नेक्स्ट, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने मैसूर का साथ दिया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। राइट ऑप्शन बी है। अंग्रेज और मैसूर राज्य के मध्य 4 युद्ध हुए। कब कब? 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 94 और 1799 में। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे। दूसरे में उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में हैदर अली का साथ दिया। तीसरे युद्ध में पुनः मराठे और निजाम अंग्रेजों के साथ चले गए। चौथे और निर्णायक युद्ध में 1799 में अंग्रेजों का कब्जा मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर हो गया। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लड़े गए युद्धों ने कंपनी पर भारी आर्थिक बोझ डाला और इस कारण से उसे वापस बुला लिया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली को। राइट ऑप्शन सी है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस की नीति विकसित की, जो साम्राज्य पर सीधे सीधे बोझ डाले बिना किसी भारतीय राज्य के आंतरिक मामलों पर नियंत्रण स्थापित करे। वेलेस्ली की आक्रामक नीतियों और उसके द्वारा लड़े गए युद्धों से कंपनी पर भारी आर्थिक बोझ आ गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वेलेस्ली की आगे बढ़ो की नीति से असंतुष्ट थे। इस कारण से 1805 में उसे वापस बुला लिया गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस को फिर से भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक निम्न में से कौन है? तो विलियम जोन्स है। राइट ऑप्शन ए है।
द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक विलियम जोन्स हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन 1817 में हुआ था। विलियम जोन्स ने इस पुस्तक में कहा है कि भारत को सुधार के लिए एक अच्छे स्कूल मास्टर की आवश्यकता है, अर्थात अच्छे कानून बनाने वाली एक बुद्धिमान सरकार की ज़रूरत है। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में जमींदारों के हाथ से पुलिस का काम लेकर थाना शुरू किया गया? तो 1793 में किया गया, राइट ऑप्शन बी है। 1793 से पूर्व बंगाल में पुलिस का कार्य जमींदारों के अधीन था। जमींदारों ने इसका दुरुपयोग किया। इस कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में जमींदारों को पुलिस के कार्य से वंचित कर जिलों को थानों अर्थात 20 से 30 वर्ग मील की इकाइयों में बांटा गया। हर थाने को दरोगा नामक एक नए अधिकारी के अंतर्गत रखा और दरोगाओं की नियुक्ति और निगरानी का काम मजिस्ट्रेटों के हाथ में दिया गया। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को सोसाइटी ऑफ ट्रेड के तहत निम्न में से किस एक वस्तु के व्यापार का अधिकार नहीं था? तो वस्त्र का नहीं था, राइट ऑप्शन ए है। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए सोसाइटी ऑफ ट्रेड का निर्माण किया गया। इस संगठन को नमक, सुपारी एवं तंबाकू के व्यापार का एक अधिकार प्राप्त था। यह निकाय उत्पादकों के समस्त माल नकद में लेकर निश्चित केंद्र पर फुटकर व्यापारियों को बेच देता था। नेक्स्ट, प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस कारण से 1739 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया? तो विश्व युद्ध में बिना सलाह भारत को शामिल करने के कारण, राइट ऑप्शन डी है। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। द्वितीय विश्व युद्ध में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीय नेताओं के सलाह किए युद्ध में भारत को शामिल कर लिया। कांग्रेस युद्ध के पश्चात औपनिवेशिक स्वराज को ब्रिटिश घोषणा से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में निरंकुश सरकार का समर्थक था। कौन था? चार्ल्स वुड, राइट ऑप्शन ए है। 1861 में संसद में इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए तत्कालीन भारत सचिव चार्ल्स वुड ने कहा था कि सारे अनुभव हमें यह बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। नेक्स्ट, मित्र मेला संघ के संस्थापक थे। बीडी सावरकर थे, राइट ऑप्शन ए है। विनायक दामोदर सावरकर ने वर्ष 1899 में नासिक में मित्र मेला की स्थापना की। 1904 में यही संस्था अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जो सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करता था। उन्होंने इंग्लैंड में 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना भी की थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था, राइट ऑप्शन बी है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के तहत हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर सहमति बनी। साथ ही भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। वहीं कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु राजी हो गई। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। ये सही है। इस व्यवस्था के प्रतिपादक टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड थे। ये भी सही है। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सबसे कम क्षेत्रफल पर लागू की गई थी। नहीं, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर लागू की गई थी, 51% भूभाग पर। सो ये गलत है। 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। सो ये सही है। गलत कौन सा है? सी वाला ऑप्शन जो है ये गलत है और यही चुनना है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? मनीष चंद्र नंदी थे, राइट ऑप्शन ए है। मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार में हिंदू महासभा के नेताओं, क्रांतिकारियों, राजा महाराजाओं की एक सभा राष्ट्रीय स्तर पर बुलाई थी। इसी सभा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया गया, जिसमें महाराजा मनीष चंद्र नंदी को प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात निम्न में से किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी, राइट ऑप्शन बी है। मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार, अभिव्यक्ति व प्रस्ताव 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद इकबाल ने रखा था। मुस्लिमों के लिए एक पृथक राज्य के रूप में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर 1933 में नाउ और नेवर पेरिस फॉर एवर नामक अपने पंपलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द अखंड भारत के कुछ प्रांतों को तोड़कर निर्मित किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों एवं संस्थापकों की सूची को सुमेलित करें।
इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में किया गया। तो ए का 1 हो जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में द्वारिका नाथ दास द्वारा अमेरिका में किया गया। तो बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना 1908 में तारक नाथ दास एवं जीडी कुमार ने अमेरिका में की थी। तो 3 का हो जाएगा 4। पेरिस इंडिया सोसाइटी का मैडम भीखाजी कामा 1905 में पेरिस में। सो ये हो जाएगा 4 का, यानी डी का 2। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लंदन में भारतीय सुधार समिति किसने गठित की थी? दादा भाई नौरोजी ने गठित की थी। राइट ऑप्शन डी है। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के उद्देश्य से इंग्लैंड में भी अपनी संस्थाएं स्थापित की। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय सुधार समिति तथा 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति का गठन किया गया। इस समिति में निम्न में से कौन सा भारतीय सदस्य समूह शामिल था? तो चीमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद शामिल थे ये लोग। राइट ऑप्शन सी है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इस हत्याकांड की जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति का गठन किया गया। इस समिति में 5 अंग्रेज सदस्य थे। लॉर्ड हंटर जो अध्यक्ष थे, जस्टिस सर जॉर्ज रैंकिंग, WF राइस, सर जॉर्ज बैरो, सर थॉमस स्मिथ के साथ साथ 3 भारतीय सदस्य चीमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद शामिल थे। समिति ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कांग्रेस ने इसे नृशंस हत्याकांड की जांच के लिए अलग से मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग के सदस्य पंडित मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, अब्बास तैयब जी, CR दास तथा जयकर थे। नेक्स्ट, निम्न में से किसके प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ था? तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के प्रयास से। राइट ऑप्शन ए है। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से लॉर्ड इरविन ने रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के प्रयासों से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी इंग्लैंड गए। नेक्स्ट, 1801 में किस क्षेत्र के शासक ने सहायक सेना के लिए पैसा अदा नहीं करने के कारण अपना आधा इलाका कंपनी को सौंप दिया था? अवध ने सौंप दिया था। राइट ऑप्शन बी है। लॉर्ड वेलेस्ली की काल में 1801 में अवध के नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद से भी कई इलाके छीन लिए गए। सहायक संधि के तहत रियासत को स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और रियासत इस सुरक्षा के बदले पैसा अदा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1901 में की थी। राइट ऑप्शन ए है। रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। टैगोर का मानना था कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था को कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। उनका मानना था सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल शांति निकेतन खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? तो बल यानी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेग यानी वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दाब यानी प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो 2 यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी वैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। साथ ही इसी दोनों से काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, साथ ही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही फॉलो करती हो, उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। तो विद्युत धारा के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहिए या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहिए, इसको फॉलो नहीं करता है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही है। नेक्स्ट,
122 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस स्केल में क्या होगा? 122 डिग्री। हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट को रिलेट करने वाला जो फार्मूला है वो होता है F-32 बाई 9 इज इक्वल टू C/5। तो C निकालना है तो 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा F-32, यानी F हो गया 122 माइनस 32 अब बाई 9 इंटू 5। 122 में से 32 घटेगा कितना आएगा? 2 में से 2 गया 0, 12 में से 3 गया 9 बाई 9 इंटू 5। तो ये 10 बार में कट जाएगा, 10 इंटू 5 50 हो जाएगा, यानी 50 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव होगा। 50 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज। राइट ऑप्शन बी होगा। प्लस कितना होता है? प्लस किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है। प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसको 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा जाता है। नेक्स्ट, जल का घनत्व निम्नलिखित में से किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है तो होता है, कैसा होता है? अवतल लेंस देख लेते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये अवतल लेंस हो गया, कनकेव लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पे मान लीजिए हम एक कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ से जो रेज गई इसको ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, इसको पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, पीछे की ओर। एक और रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए, सीधे चला जाएगा। तो दोनों रे जो है यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे। तो जो दोनों रे जहाँ पे कट करेगी वहीं प्रतिबिंब होगा, यानी इमेज बनेगा। तो इमेज हम देख रहे हैं कि इरेक्ट है, मतलब सीधा है, और चूँकि पीछे बढ़ाने से ये इमेज बन रहा है इसलिए ये वास्तविक नहीं है, यानी आभासी है, मतलब वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी सीधा, आभासी और छोटा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, जब एक ग्लास छड़ को भाप में रखा जाएगा तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, जबकि चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा? तो लंबाई में भी वृद्धि होगी और चौड़ाई में ही वृद्धि होगी। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसका एरिया बढ़ेगा, यानी सुपरफेशियल एक्सपेंशन होगा, या इसको कहें एरिया एक्सपेंशन होगा। थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ना होता है एरिया एक्सपेंशन के बारे में, वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में। नेक्स्ट, एफएम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस प्रसारण सेवा में किस रेंज का आवृत्ति बैंड होता है? तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज का बैंड होता है, फ्रीक्वेंसी बैंड। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सौर सेल के संबंध में असत्य कथन है। इसके निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सही है। यह सौर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, नहीं। सौर ऊर्जा को यांत्रिक में नहीं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ ये सही है। प्रथम व्यवहारिक सौर सेल 1954 में बनाया गया था, ये भी सही है। 3 सही है, ए, सी एंड डी। गलत कौन सा है? बी वाला गलत है। यह सौर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मान लीजिए कि ये एक वाल है, बहुत बड़ा वाल है, परावर्तक सतह, इसको समझिए, परावर्तक सतह है। यहाँ पे कोई साउंड का सोर्स है, यहाँ से साउंड वेव जा रहा है, एस डिस्टेंस गया और फिर एस डिस्टेंस ट्रेवल करके आया। यहाँ पे जो आदमी है इस इको को तभी सुन पाएगा जब ये 1/10 सेकेंड के बाद लौट करके आए। 1/10 सेकेंड के अंदर लौट करके यदि आता है रिफ्लेक्ट होकर के तो वो सुन नहीं पाएगा। तो टी का वैल्यू हो गया कितना? 1/10 सेकेंड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? एस जाने में, एस आने में 2s। तो हम जानते हैं कि टी इज इक्वल टू होता है s/v, यानी 2s/v। तो यहाँ से s का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा vt/2। v का वैल्यू कितना होता है साउंड के लिए? साउंड का 330 ले लीजिए या 340 ले लीजिए। 340 इंटू टी होगा 1/10 सेकेंड अब बाई 2। तो इसको यदि आप सोल्व करते हैं 170, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 170 डिवाइडेड बाई 10 लगभग 17 के आसपास में आ रहा है, लगभग 17 मीटर। यानी 17 मीटर के आसपास इस साउंड के सोर्स और इस वाल के बीच में यदि डिस्टेंस है तब तो यहाँ खड़ा आदमी इको सुन लेगा क्लियरली।
यदि इससे कम डिस्टेंस है तो वो सुन नहीं पाएगा। सो यहाँ पे इसके लगभग जो वैल्यू है 16.6 मीटर है, सी। नेक्स्ट, चंद्रमा के तल से आकाश का रंग दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, राइट ऑप्शन बी है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा के तल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, मतलब स्कैटरिंग नहीं होता है। इस कारण चंद्रमा के तल से आकाश काला दिखाई देता है। वस्तुतः पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, यानी स्कैटरिंग नहीं होने के कारण, अंतरिक्ष के सभी स्थानों से आकाश काला ही दिखाई देता है। पृथ्वी से प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। इसकी खोज सर्वप्रथम स्वीडिश वैज्ञानिक सीले ने की थी, ये सही है। यह रंगहीन एवं गंधहीन गैस है, ये भी सही है। यह वायु से कुछ हल्की होती है, नहीं, यह वायु से थोड़ी सी भारी होती है, तो ये गलत है। ठंड करने पर यह नीले द्रव में बदल जाती है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? सी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका परमाणु आकार बड़ा है, यानी रेडियस किसका बड़ा है? तो हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, यानी किसी भी पीरियड में जाते हैं, तो आकार यानी रेडियस जो है कम होते चला जाता है, साइज़ कम होता है। वहीं ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज करता है, यानी साइज़ इंक्रीज करता है। मतलब किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में आएंगे तो इंक्रीज करेगा। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हम देखें तो पोटेशियम सबसे बड़े आकार का यहाँ पे आता है इन ऑप्शन में से। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्प 1 एवं विकल्प 2 को सुमेलित कीजिए। विकल्प ए में दिया गया है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या पाया जाता है? निकेल पाया जाता है, ये सही है। सोल्डर में टीन पाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पाया जाता है, हाइपो में सोडियम पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर तो होता ही नहीं है। जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक एवं निकेल होता है। सोल्डर में टीन एवं लेड होता है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, जबकि हाइपो में सोडियम होता है। सो इसमें से राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी गैस गैसीय चक्र में नहीं है? तो हाइड्रोजन नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है, NaSCO3, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, जब एनो साल्ट को जल में मिलाया जाता है तो बुलबुले का निर्माण होता है, जिसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, अश्रु गैस यानी टीयर गैस में उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का किया जाता है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हवा एक प्रकार से निम्न में क्या है? यौगिक है, नहीं। तत्व है, नहीं। विलयन है, नहीं। मिश्रण है, मिक्सचर है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में क्रोमोजोम दिखाई देता है, छड़ाकार, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर पहुंचता है तो ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है, राइट ऑप्शन बी है। इसका कारण यह है कि बुढ़ापे में आर्टरीज जो है, आर्टरीज का जो क्रॉस सेक्शंस है वो मतलब कंट्रैक्ट कर जाता है, कंट्रैक्शन उसमें आ जाता है। आर्टरीज का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज करने की वजह से प्रेशर जो है इंक्रीज कर जाता है। हार्ट को और ज़्यादा पंप करना पड़ता है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, इसलिए प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का करता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक सत्य फल नहीं है? तो सेब सत्य फल नहीं है, राइट ऑप्शन डी है। सत्य फल वे फल हैं जिनका विकास अंडाशय से होता है, जैसे आम, केला, नारियल आदि। वहीं असत्य फलों का विकास अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। सेब, नाशपाती आदि असत्य फल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, कोशिका का शक्ति गृह निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, राइट ऑप्शन ए होगा। विटामिन B1 का नाम थायमीन है, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल है और विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट, इनमें से जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो प्लेग है, तपेदिक है, टिटनस है, लेकिन जॉन्डिस जो है जीवाणु जनित नहीं है, एक वायरस जनित रोग है ये। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी इसके प्रकार होते हैं। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह के पिता के नाम से जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर को जाना जाता है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन जीव समूह में 4 हृदय चैम्बर पाया जाता है? तो स्तनधारी, पक्षी एवं घड़ियाल में 4 हृदय प्रकोष्ठ पाया जाता है, कोष्ठ पाया जाता है, चैम्बर पाया जाता है। स्तनधारी, राइट ऑप्शन ए होगा। सरीसृप में 3 हृदय कोष्ठ, जबकि कॉकरोच में सबसे ज़्यादा 13 हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं।
नेक्स्ट, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है, रसारोहण कहलाती है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित होती है? तो यह मस्तिष्क में होती है, राइट ऑप्शन बी है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वायरस से होने वाले सामान्य रोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? काला जड़ नहीं है वायरस से होने वाला रोग, राइट ऑप्शन डी है, बाकी सभी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से स्पर्श करता है? तो यदि आप मैप देखें तो पाएंगे कि यमन, मिस्र एवं सूडान ये तीनों लाल सागर से यानी रेड सी से बॉर्डर अपना शेयर करता है। सो राइट ऑप्शन उसके तट पे है, राइट ऑप्शन बी है। लाल सागर एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्थित है। लाल सागर से सटे जो देश हैं वह हैं अफ्रीका महाद्वीप के सूडान, मिस्र, इरिट्रिया एवं जिबूती पश्चिमी तट पे, एशिया महाद्वीप के सऊदी अरब एवं यमन पूर्वी तट पे। स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल एवं जल का वितरण है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल लगभग 39% और जल लगभग 61% है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में स्थल लगभग 19% और जल लगभग 81% है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। तो कितना है? 19 और 81, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, ग्रेट लेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा झील शामिल नहीं है? तो विनिपेग झील शामिल नहीं है, राइट ऑप्शन डी है। ग्रेट लेक्स 5 झीलों का सम्मिलित रूप है। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, इरी झील एवं ओंटारियो झील, ये सभी है लेकिन विनिपेग नहीं है। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो सूडान में नहीं पाई जाती है, राइट ऑप्शन सी है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास विकसित होने के कारण इसे भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। क्षेत्र कौन कौन से हैं? यूरोप के फ्रांस, इटली, यूनान, टर्की, एशिया के इजराइल, सीरिया के अलावा चिली, अमेरिका का कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका का अल्जीरिया एवं दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है? तो पराग्वे और बोलिविया जो है 2 दक्षिण अमेरिका के स्थल अवरुद्ध देश हैं, जिसमें पराग्वे दिया हुआ है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ किस देश की सीमा स्पर्श नहीं करती है? चीन की सीमा स्पर्श नहीं करती है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अन्य विकल्पों से भिन्न है द्वीप के संबंध में? तो पंबन द्वीप, न्यू मूर द्वीप, व्हीलर द्वीप, ये सभी समुद्र में स्थित द्वीप है, समुद्रीय द्वीप है। माजुली जो है एक नदी द्वीप है। सो ये सबसे भिन्न है। सो राइट ऑप्शन डी है, सब में भिन्न है। नेक्स्ट, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चेनाब है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत में मानसून आगमन का क्रम निम्नलिखित नगरों में इस प्रकार है। तो तिरुवनंतपुरम में 1 जून को मानसून आता है, उसके बाद बेंगलुरु में 3 जून को पहुंचता है, पणजी में 5 जून को, नागपुर में 10 जून को। तो ये क्रम है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, राइट ऑप्शन सी है। तांबा के जो उत्पादक क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश का बैतूल है, मलाजखंड है, राजस्थान का अलवर, झुंझुनू, उदयपुर है, झारखंड का घाटशिला एवं सिंहभूम है। नेक्स्ट, जूट उत्पादन में राज्यों का सही क्रम है। तब बंगाल, उसके बाद बिहार, देन असम। बंगाल, बिहार, असम, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के सीमांचल क्षेत्र जैसे पूर्णिया, अररिया, कटिहार एवं कोसी क्षेत्र जूट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। कितना है? 5 है। तमिलनाडु में 4 है, केरल में 4 है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, मोरिया जनजाति का प्रमुख निवास स्थल नहीं है इनमें से, तो राजस्थान नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। मोरिया जनजाति का अधिकांश लोग पर्वतीय स्थान पर रहते हैं। प्रमुख जो क्षेत्र है वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। नेक्स्ट, बिहार का द्वितीय सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा है? तो वो है अरवल, राइट ऑप्शन डी है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, सबसे छोटा जिला शिवहर है जिसका क्षेत्रफल 443 किलोमीटर स्क्वायर है शिवहर का। उसके बाद सेकंड पे आता है अरवल जिसका क्षेत्रफल है 638 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में कितनी दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है? तो 25.4% दर्ज की गई है, राइट ऑप्शन ए है, डिकेडल ग्रोथ रेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा बेसिन के अंतर्गत आती है? तो दाहा एवं झरनी आती है, राइट ऑप्शन ए है।
दाहा एवं झरनी सारण सीवाल जिले के प्रमुख नदी है जो गंगा बेसिन के अंतर्गत आती है। कौन? दाहा एवं झरनी। ये कहाँ? सारण एवं सीवान जिले में पड़ती है। शंख, बैतरणी, बंसीधारा एवं ऋषि कुलिया उड़ीसा की नदी है, जबकि तेल एवं शिवनाथ महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, सूर्य भगवान को समर्पित देव सूर्य मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह औरंगाबाद में स्थित है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो NH-31 है। राइट ऑप्शन बी है। हेलो, बिहार में प्लास्टिक कारखाना उद्योग निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। राइट ऑप्शन ए है। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान पब्लिकेशन के BPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट के सेट 8 के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।